हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। हमने जैसा कि अभी देखा क्लास 8 का हमने सैंपल पेपर 4 स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये आपके सैंपल पेपर 4 या फिर प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल ऑफ रियो। ठीक है, आपको रियो सेल का क्या करना है? वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है और उसकी नेमिंग करनी है। ठीक, तो ये आपका क्या है? सेल ऑफ रियो है और ये उनके क्या है? पार्ट्स नेम है। जैसे देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है? स्टोमेटा है। उसके बाद क्या है? एपिडर्मल सेल, आपका ये है एपिडर्मल सेल। ठीक है, उसके बाद ये हमको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे सर्कल, ये क्या होते हैं? हमारे रियो सेल के क्या है? ये न्यूक्लियस है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये हमारा आउटर जो दिख रहा है ये हमारा क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। ठीक है, तो ये आपका रियो ऑफ सेल है। आपका जितने भी बायोलॉजी के डायग्राम्स है, इसका आप घर में एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना और नेमिंग आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? एक्सप्लेन कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स विथ एग्जांपल्स। आपको कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं? Contact force is a force applied to a body by another body that is in contact with it। तो देखिए कॉन्टेक्ट बोलने से ही समझ में आ रहा है कॉन्टेक्ट। ठीक है, जब आपके कोई भी दो सरफेस या कोई भी दो बॉडीज क्या होंगी? कॉन्टेक्ट में रहेंगी और उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपका है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, हमने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा हुआ है, क्या होता है? तो फ्रिक्शनल फोर्स आप देखते हो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे कोई आपका सरफेस है और उसके ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दो सरफेस कहाँ है? कांटेक्ट में है, जिनकी वजह से क्या होता है? फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जो कि एक कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। सो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ बुक एंड टेबल इज कांटेक्ट फोर्स। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है बुक और टेबल का। ठीक है, तो जब आप किसी टेबल पे बुक रखेंगे और उसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं या उठा रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो बुक हो गया आपका और एक टेबल का सरफेस हो गया, तो दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो ये कैसा जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, ये कैसा फोर्स हो जाएगा? कांटेक्ट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्या बोल रहे हैं? व्हेन वी पुश अ बुक वी यूज्ड मस्कुलर फोर्स एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन आवर मसल्स आर इन कांटेक्ट विद एनी ऑब्जेक्ट। अब जब आप बुक क्या कर रहे हैं? हमने एक एग्जांपल लिया बुक और टेबल का। अब टेबल पे बुक रखा है, आप बुक को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या फिर उठा रहे हैं, तो उसमें आप क्या यूज कर रहे हैं? मसल्स का यूज कर रहे हैं, और मसल्स आपके बुक से क्या है? कांटेक्ट में है। ठीक है, सो मस्क्यूलर फोर्स भी कैसा फोर्स हो गया आपका? एक तरह का कांटेक्ट फोर्स हो गया। ठीक है, तो मस्क्यूलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सब हमारे कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कांटेक्ट विथ। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें आप फिजिकली कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? कांटेक्ट में नहीं है, तो वो फोर्स आपका कैसा फोर्स होगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये सब आपके कैसे फोर्स हो जाएंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाएंगे। जब मैग्नेटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो मैग्नेट को हमें कांटेक्ट में नहीं लाना होता है। मैग्नेट में ही कौन सा दो फोर्स लगता है? एक आपका मैग्नेट क्या करता है? पुल करता है, और एक क्या करता है? पुश। मीन्स उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन का अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है। ठीक है, किसमें? मैग्नेट में। सो यहाँ पे मैग्नेट आपका किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं है, बट फिर भी वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ना? तो ये मैग्नेट जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये कैसा फोर्स हो गया? एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। सेकेंड, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपका एक तरह का कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्यों? यहाँ पे भी क्या होता है? चार्जेस के थ्रू आपका क्या होता है? फोर्स लगता है। So, no, electrostatic force exerted by a charged body and another charged or uncharged body। मतलब आपने कोई चार्ज बॉडी ली है और अनचार्ज बॉडी ली है, वहां पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। और क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, आप जैसे एप्पल गिरा, तो एप्पल तुम्हारे क्या सरफेस के कांटेक्ट में नहीं था, बट फिर भी एप्पल गिरा,
है ना। सो ये हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, जो कि एक तरह का कैसा है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हाउ आर फूड प्रोडक्ट्स प्रोटेक्टेड। आप फूड प्रोडक्ट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स। आप कोई भी फूड लिए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको उनको क्या करना है, इंसेक्ट हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, उनसे आपको फूड को बचाना है। अब आप कैसे बचा सकते हैं इंसेक्ट से, बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एस डीडीटी बीसीएच थ्रो डीडीटी इज बैंड एंड नॉट यूज दिस डेज। देखो, सो हम क्या करते हैं, इंसेक्ट से, बैक्टीरिया से फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। अब वो इंसेक्टिसाइड्स क्या है, डीडीटी है, बीएचसी है, ये कुछ केमिकल्स है जिसका यूज आप करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड्स, और अपने फूड को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि डीडीटी है, तो डीडीटी क्या हो चुका है, अभी के टाइम में बैंड हो चुका है, उसका यूज हम नहीं करते हैं। अब बैंड इसलिए किया गया होगा क्योंकि हो सकता है इससे आपके फूड पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता हो, ठीक है, वो इंसेक्ट कोई नहीं आपके फूड को भी हार्म पहुंचाता हो, इसलिए हमने अभी डीडीटी का यूज बंद कर दिया है, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रैट्स। रैट, चूहे जो होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे जो फूड प्रोडक्शन हमारा है उसको हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। सो रैट से भी आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग रोडेंटिसाइड्स एज रैट्स आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ ग्रेन। बहुत बड़े एनिमी होते हैं ग्रेन्स के, रैट, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रोड एंटीसाइड्स का यूज करेंगे रैट से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटेमिनेशन। थर्ड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंटेमिनेशन। सो बाय कवरिंग द फूड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे आपने फूड लिया है, उसको आपको क्या करना है, कंप्लीटली कवर करके रखना है। तो कवर करके रखेंगे आप, तो वो फूड आपका क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट रहेगा, तो वो क्या होगा, कंटेमिनेट नहीं होगा। तो आप इस तरीके से कंटेमिनेशन से भी अपने फूड को बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रिवेंटिंग वेस्ट ऑफ फूड। अब देखिए, आपका फूड वेस्ट कब होता है, जैसे घर में 4 लोग हैं और आप 6 लोगों का खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो 2 लोगों का जो खाना है वो तो वेस्ट हुआ। तो आपको खाना उतना ही बनाना है, या अपने प्लेट में फूड उतना ही लेना है जितना आप खा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप वेस्ट ऑफ फूड को बचा सकते हैं। सो बाय अवॉइडिंग कुकिंग मोर देन रिक्वायर्ड और टेकिंग मोर फूड इन प्लेट्स देन रिक्वायर्ड, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, आप कुक उतना ही करिए जितने की रिक्वायरमेंट है, या आप प्लेट में फूड उतना ही लो जितना आपको खाना है, उससे ज्यादा लेके वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। आपको प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन आवर डेली लाइफ। प्लास्टिक का हमारे डेली लाइफ में कितना बड़ा यूज हो चुका है, मतलब हम छोटी सी एक पेन से लेके बाल्टी, बकेट, हर जगह क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्लीपर्स टू फर्नीचर। एक स्लीपर से लेके फर्नीचर तक बनाने में हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। सो वी ऑल्सो यूज प्लास्टिक कंटेनर्स टू स्टोर फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। जस्ट थिंक व्हाई इट सो वाइडली यूज्ड। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। अब हम इतने बड़े स्केल पर क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, तो उसमें इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ क्वालिटीज है जिसकी वजह से हम इतनी वाइडली प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, है ना। सो देखते हैं, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। देखो फर्स्ट क्या है, प्लास्टिक क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये किसी अदर के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं या रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, जो प्लास्टिक्स होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज हर जगह कर रहे हैं, जैसे लेबोरेटरीज हो गई या और भी जगह हो गया, वहाँ पे हम केमिकल्स को स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक का यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। सो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर। वाटर एयर के साथ ये रिएक्ट नहीं होता है। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली, जैसे कि हमने कोरोसियन पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, रस्टिंग पढ़ा है, ठीक है, तो ये कोरोड भी नहीं होते हैं जल्दी। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स, मटेरियल्स हम कहाँ रखते हैं,
प्लास्टिक में रखते हैं, ठीक है, किसकी वजह से, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। सेकेंड क्या है, देखिए प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है। प्लास्टिक क्या है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। इसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, इन सब रीजंस की वजह से भी प्लास्टिक का यूज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर लाइट वेट, जो भी आर्टिकल्स प्लास्टिक से आपके बनाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, लाइट वेट होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जनरली चीपर है मतलब सस्ते हैं, ठीक है, एंड आर इजी टू यूज, और यूज करने में भी बहुत इजी है, हेल्पफुल है। सो दे आर इवन यूज्ड इन एयरक्राफ्ट एंड स्पेसशिप्स एज दे आर लाइटर देन मेटल। अब इनका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट शिप्स में भी करते हैं, क्योंकि ये क्या है, मेटल से लाइटर होते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं क्या है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। लास्ट क्या प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं। अब पुअर कंडक्टर मतलब ये इनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता इजिली, ठीक है। सो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, कुकर्स, और किसमें करते हैं, एंड प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिकल वायर्स। सो ये जो प्लास्टिक है हमारा वो क्या है, पुअर कंडक्टर है, ये ना ही गर्म होगा ना ही इनमें से इलेक्ट्रिसिटी होके फ्लो हो सकती है। सो हम इसका यूज कहाँ करते हैं, फ्राइंग पैन्स बनाने में कर रहे हैं, कुकर्स बनाने में कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। सो ये सारी प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से प्लास्टिक का यूज इतना बढ़ गया है, ठीक है, और हम हर जगह प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके आपको आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्या कर रहे हैं, किसे हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। यहाँ पे देखो रिएक्शन दिया हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, और आपको फॉर्म क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है CO2, ठीक है। सो व्हाट टाइप ऑफ, अब आपको बताना क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किस तरह का रिएक्शन है, एंड व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट। अब यहाँ पे क्या रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, आपको वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे CaCO3 हमने लिया था, ये क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ चीजें जगह चेंज हुई हैं, जैसे CaCO3 था तो कैल्शियम ऑक्साइड हमें अलग मिला है और यहाँ से CO2 बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, डीकम्पोजिशन हुआ है, ठीक है, डीकम्पोज हुए हैं मतलब टूटे हैं ना, ब्रेक हुए हैं। सो दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन है, एक तरह का ये टाइप ऑफ रिएक्शन, इसका क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन थर्मल डीकम्पोजिशन भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आंसर हमने कर दिया कि किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं, सो आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, रिएक्शन में जैसे A प्लस बी अगर मिलके क्या बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं, तो इस तरफ का पार्ट हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये पार्ट हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे रिएक्टेंट हमने क्या लिया है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लिया था। अब हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। सो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट देखो यहाँ पे लिखा है, हमारा रिएक्टेंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है CO2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो गिव 2 एग्जांपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन व्हिच प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड। आपको ऐसा रिएक्शन बताना है, ऐसा 2 रिएक्शन का एग्जांपल देना है जिसमें क्या फॉर्म हो रहा हो, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा हो। देखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ सब्सटेंस बोल सकते हैं, वो क्या होता है, रिएक्शन के टाइम नीचे आपका बैठ जाता है। जब आप केमिकल बना रहे हैं या कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये जो आपका जो वेस्ट या फिर जो PPT बोलते हैं, वो आपका क्या हो रहा है, नीचे बैठ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं या PPT बोलते हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्शन देखो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने CaOH2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे PPT क्या फॉर्म हो रहा है, जैसे आपने एक बीकर लिया
इसमें हमने क्या लिया है, CaOH लिया है और CO2 लिया है। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या फॉर्म होगा, CaCO3। तो ये CaCO3 आपको बीकर में नीचे पूरा बैठा हुआ मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं या पीपीटी बोलते हैं। ठीक है, सो इस रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट या पीपीटी क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और क्या निकलेगा, वाटर H2O। सेकेंड क्या है रिएक्शन हमारा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये हमारा क्या है, पीपीटी के फॉर्म में हमको मिलेगा या फिर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिलेगा। ठीक है, और सेकेंड क्या बोल रहा है, हीट इज लिबरेटेड। ऐसा रिएक्शन, दो ही रिएक्शन आपको ऐसा बताना है जिसमें हीट लिबरेट हो रही हो, हीट अलग हो रही हो। सो फर्स्ट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से कैल्शियम और यहाँ H2O हमारा ब्रेक कैसे होता है, H2O OH और H में टूटता है H प्लस और OH माइनस। सो CaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और यहाँ से हीट क्या होगी, उष्मा, हीट क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हीट लिबरेट हो गई। सेकेंड रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का है। तो जब आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, जो कि हमें किस फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा और यहाँ से हीट लिबरेट होगी। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया, एग्जाम्पल ऑफ कलर इज चेंज्ड। आपको ऐसा एक रिएक्शन बताना है जिसमें क्या हो, कलर चेंज हो रहा हो। तो जब आप आयोडीन सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, रिएक्शन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन विथ स्टार्च, जब आयोडीन सोल्यूशन का आप स्टार्च से रिएक्शन करवाएंगे सो चेंजेस द कलर ऑफ स्टार्च टू ब्लू, ब्लैक और पर्पल ब्लैक। ठीक है, तो जब आप आयोडीन सोल्यूशन का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, स्टार्च के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज होगा। आपको कलर कैसा मिलेगा, ब्लू ब्लैक मिलेगा या फिर पर्पल ब्लैक मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चन थे इसमें और ये रिएक्शंस हो गए। और रिएक्शन के टाइप्स आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना, जितने भी हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये सारे रिएक्शन के टाइप एक बार अच्छी तरीके से आपको रीड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, राइट द यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। आपको अल्ट्रासोनिक साउंड के क्या बताने हैं, यूजेस बताने। अब पहले देखते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड होता क्या है। देखो ह्यूमंस कितने साउंड, कितने फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन सकते हैं, हमारा ऑडिबल रेंज कितना होता है, हमने पढ़ा हुआ है 20,000 टू 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये हमारा ऑडिबल रेंज है जिसको हम सुन सकते हैं ऐसा साउंड। अब अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी है किसी साउंड की तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है मतलब हम उसे नहीं सुन सकते। ठीक है, सो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं क्योंकि हमारी रेंज कितनी है, 20 टू 20,000 और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। सो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, देखो फॉर सर्चिंग क्रैक्स इनसाइड मेटल्स, मेटल में क्रैक्स को फाइंड करने के लिए, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉइंग के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्लीनिंग पार्ट्स फॉर वॉचेस, वॉच के क्लीनिंग पार्ट में हम इसका यूज करते हैं, लोकेटिंग ट्यूमर्स इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन में ट्यूमर जो गांठ होती है उसको फाइंड करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्या है देखो, ट्रीटमेंट ऑफ कैटरेक्ट हो गया, उसके बाद स्टोन, किडनी में स्टोन को पता लगाने के लिए, इन सब चीजों में हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ बायोगैस प्लांट। बायोगैस हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है कि कैसे आपको बायोगैस प्रिपेयर करना है और ये उसका यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, डायग्राम एक्सप्लेन करना है, डायग्राम को बताना है कि कैसे आप बायोगैस प्लांट लगाएंगे या बायोगैस प्रिपेयर कर रहे हैं, डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि बायोगैस होता क्या है, बायोगैस को आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रिपेयर करना है, तो पूरा थ्योरी भी आपको करना है इसमें और डायग्राम भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम डायग्राम को समझ लेते हैं। अब बायोगैस हम बनाते कैसे हैं, जैसे काऊ डंग वाटर है, ठीक है, जो भी वेस्ट है आपके, जो आपके फूड के वेस्ट है, वेजिटेबल्स के वेस्ट है, उन सबको आप यूज कर सकते हैं क्या का बायोगैस बनाने के लिए। तो यहाँ हम काऊ डंग प्लस वाटर का मिक्सचर लिए हैं, यहाँ इसके थ्रू इस कंटेनर में हमने काऊ डंग और वाटर का मिक्सचर लिया, वो आपका कहाँ से आ रहा है, इनकमिंग पाइप से, इनकमिंग पाइप से यहाँ कलेक्ट हुआ, यहाँ पे वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा और यहाँ से हमको इस
जो हमारा ये टैंक है इसमें क्या कंटेन मिलेगा, बायोगैस कंटेन मिलेगा, और यहाँ से जो आउटगोइंग पाइप है, यहाँ से जो मैन्युअल होंगे हमारे वो यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बायोगैस प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस डायग्राम का भी आपको एक बार अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक्सप्लेन वेरियस मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ प्लांट सेल, आल्सो मेंशन देयर फंक्शंस। तो आपको प्लांट सेल के कंस्टिट्यूएंट्स बताने हैं। तो प्लांट सेल में बेसिकली प्लांट सेल में क्या क्या चीजें कंटेन है, तो आपको वो चीजें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ। इधर देखो, देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, ये हमारा क्या है, रफ ईआर है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं फिर इधर आएंगे। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो क्या है, दीज आर ब्रांच्ड इरेगुलर चैनल्स फॉर्मिंग अ नेटवर्क। अभी स्ट्रक्चर आपने देखा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था ऐसा। ठीक है, सो कैसा, ब्रांच इरेगुलर चैनल होते हैं जो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। फील्ड ऑफ फ्लूइड, इनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो गया, और क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सेकेंड हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या होता है, दिस इज अ डबल लेयर्ड राउंड और रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड और राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये, विथ इट्स इनर मेम्ब्रेन हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इसका जो इनर पार्ट है उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन देखने को मिलता है। इट इज द रेस्पिरेटरी सेंटर एज एनर्जी इज स्टोर्ड हियर, हेंस कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, सो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एकदम आईएमपी पॉइंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, वन वर्ड आंसर पूछ सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, दीज आर स्मॉल राउंड बॉडीज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म और नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होते हैं, स्मॉल राउंड बॉडीज हैं जो कहाँ आपको मिलती हैं, या तो साइटोप्लाज्म में मिलेंगी या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मिलेंगी। दिस प्रोड्यूसेस प्रोटीन, हेंस कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सो ये सारे आईएमपी चीजें हैं। ठीक है, सो प्रोटीन फैक्ट्री आप किसे बोलते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गोल्जी बॉडीज और गोल्जी अपैरेट्स। सो देयर आर डिस्क शेप्ड बॉडीज अरेंज्ड इन पाइप। ये क्या होते हैं, डिस्क शेप्ड बॉडी होती हैं। इनका फंक्शन क्या है, इज टू सेक्रेट वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स। ये क्या करते हैं, वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स को सेक्रेट करती है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रोसोम में हमारा। सेंट्रोसोम क्या होता है, इट इज ए स्टार शेप्ड बॉडी। ये स्टार शेप्ड बॉडी होती है, नियर एंड ओवर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास या उसके ऊपर दिखेगी, इन द एनिमल सेल में। ठीक है, इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन ऑफ एनिमल्स। ये इसका वर्क फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप ये स्टार शेप्ड है, और इसका फंक्शन आप क्या है, ये सेल डिवीजन में क्या करता है, हेल्प करता है, एनिमल सेल में होता है ये। ठीक है, 6 क्या है हमारा, प्लास्टिड्स। दिस आर सॉलिड रिबन लाइक ओ, ये क्या होते हैं, सॉलिड रिबन लाइक और ओवल और राउंड शेप्ड बॉडी होती है। ठीक है, सॉलिड हो सकती है, रिबन लाइक इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, ओवल और राउंड शेप्ड इसकी बॉडीज हो सकती हैं। सो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के हैं। ल्यूकोप्लास्ट हैं, सेकेंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट है, और थर्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, दीज आर कलरलेस एंड स्टोर फूड। ये कैसे होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, दीज आर कलर्ड एंड गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये कलर्ड होते हैं और ये फ्रूट और फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दैट हैव रेड, येलो, वायलेट कलर्स, दे हेल्प इन पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और ये आपके फ्रूट्स और फ्लावर्स को क्या करते हैं, अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, दीज आर ग्रीन कलर्ड एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन कलर के होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, जो फूड अपना खाना खुद बनाते हैं उसमें हेल्पफुल होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 हमारा क्या है, वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स क्या करते हैं, दिस इज 1 or 2 बिग राउंड और ओवल शेप्ड बॉडीज कॉल्ड वैक्यूल्स। कहा आपको प्लांट सेल में क्या देखने को मिलेगा, 1 or 2 बिग राउंड और ओवल शेप्ड बॉडी देखने को मिलेगी, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। और न्यूक्लियस सबसे मेन पार्ट आपका होगा प्लांट सेल का। तो न्यूक्लियस क्या है, इट इज अ बिग राउंड और ओवल बॉडी होती है। ये बिग राउंड होगी या ओवल शेप्ड बॉडी होगी इन सेल दैट कंट्रोल्स ऑल द लाइफ प्रोसेस। जो क्या करती है, न्यूक्लियस क्या करती है, सारे लाइफ प्रोसेस को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, कंट्रोल्स all the life processes of the cell, hence called control room of the cell। इसको हम क्या बोलते हैं, और इसलिए ये क्या कर रही है, जो आपका क्या है, कंट्रोल करती है लाइफ, सारे लाइफ प्रोसेस को ये कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। इट हैज क्रोमेटीन नेटवर्क एंड न्यूक्लियस। इसमें क्या होते हैं, क्रोमेटीन नेटवर्क्स होते हैं और न्यूक्लियोल्स है। इट्स मेन फंक्शन इज आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। इसका मेन फंक्शन, देखो काम तो बहुत सारे सारे फंक्शन को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है, लेकिन न्यूक्लियस का आपका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम को प्रोडक्ट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, या फिर ये आरएनए का सिंथेसिस करती है। ठीक है, इसमें आपको क्रोमेटीन नेटवर्क और न्यूक्लियोल्स देखने को मिलेंगे। और न्यूक्लियस को हम किस नाम से जानते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ठीक है, तो कुछ चीजें मैंने बताई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, पावर हाउस है। राइबोसोम क्या है हमारा, कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है हमारा, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल हो गया। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पे डायग्राम देख लो एक बार, जो चीजें हमने अभी पढ़ी हुई है। देखो यहाँ पे ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा है, राइबोसोम पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारे न्यूक्लियोल्स हो गए, ये दिख रहे हैं। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, ये रहा। ये साइटोप्लाज्म है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, उधर अभी हमने रीड किया है। और क्या पढ़ा हमने, गोल्जी एपेरेटस पढ़ा है, या गोल्जी बॉडीज होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी, ये डायग्राम अच्छी तरीके से एक बार आपको प्रिपेयर करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का और है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, एल्गी एंड फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बताने हैं बहुत सारे। देखो बैक्टीरिया एंड वायरस पहले देखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस में डिफरेंस देखते हैं। तो ये बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया आर वेरी टिनी ऑर्गेनिजम्स एंड कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। वायरस क्या है, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन अंडर ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्हें आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सेकेंड क्या है, मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन वाटर। बैक्टीरिया कहाँ, वाटर में लाइव कर सकती हैं। उसके बाद वायरसेस क्या है, कैन स्प्रेड थ्रू एयर एंड वाटर। ये एयर और वाटर से क्या होती हैं, स्प्रेड होती है वायरस। थर्ड यहाँ पे क्या है, दीज आर हेल्पफुल एज वेल एज हार्मफुल फॉर अस। बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकती हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, बट जो वायरस होते हैं ये हमारे लिए हमेशा कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, इन ह्यूमन बींग्स मैनी डिसीजेस एज कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे हम टीबी कहते हैं, टिटनस है, न्यूमोनिया है, और क्या है, डाइफथेरिया है, लेप्रोसी आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो ये सारे जो डिसीजेस हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं, बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं। और वायरस क्या क्या है, सम डिसीजेस एज कोल्ड फीवर, फ्लू, आई डिसीज हो गया। ठीक है, उसके बाद एड्स है, ये सारे किससे स्प्रेड होते हैं, वायरस से स्प्रेड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या वो पूछा गया है, एल्गी एंड फंगी। एल्गी एंड फंगी में डिफरेंस आपको करना है। सो एल्गी देखो क्या है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एल्गी। जो क्या होता है, क्लोरोफिल है। ठीक है, ये कहाँ होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है। ठीक, फंगी क्या है, क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन फंगी।
क्लोरोफिल फंगी में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे नॉट प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। सेकेंड क्या है, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, हेंस डिपेंड्स ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स और डिकेड फूड। और फंगी में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता ही नहीं है। सो जो फंगीज होते हैं ये आपके डिपेंड करते हैं डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स पे या फूड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या पूछा गया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मैक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट करना है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दीज आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आइज, आप इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। बस आप माइक्रोस्कोप के यूज से क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अब एग्जांपल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या हो जाएंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सारे आपके कैसे ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दिस कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, इन्हें आप नेक्ड आइज से देख सकते हैं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे, बर्ड है, फिश है, ये सारे हमारे मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में आएंगे, ठीक है। इनका मतलब साइज बहुत ही छोटा होता है जिन्हें आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो आज आपका यहाँ पे पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कुछ बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स है, जैसे 18, 19, 20 है, उसको भी हम जल्दी कवर करेंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।